हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल अंकिता मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के पहले चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं से संबंधित कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को क्लियर कराएंगे ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई डाउट ना रहे। तो चलिए अब हम आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताते हैं। दैनिक जीवन में जो भी हम नंबर्स यूज़ करते हैं जो यूज़ करते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर हमारे 1, 2, 3, 4 अनंत तक होते हैं। इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यदि हम इसमें ज़ीरो को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये भी हमारे अनंत तक जाते हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ बिंदु दिए हुए हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला बिंदु है कि वास्तविक संख्याओं में प्रमेय और अप्रमेय संख्याएं शामिल होती हैं। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। वास्तविक संख्याएं हमारी धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में प्रमेय और अप्रमेय संख्या क्या होती हैं? प्रमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें हमारा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह हमारी प्रमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 1/2, 3/2 और भी कई संख्याएं जो होती हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती हैं वो हमारी प्रमेय संख्या कहलाती हैं। अप्रमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जैसे कि √3, √5, √7 ये हमारी सब अप्रमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि आप इस संख्या रेखा पर देख रहे हैं कि हमारी 0, 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3 इसको हमने संख्या रेखा पर दर्शाया हुआ है। अब इसमें हमारी प्रमेय संख्या क्या होंगी? यदि हम 0 और 1 के बीच में 1/2 को लिखा जा सकता है और 1 और 2 के बीच में 3/2 को लिखा जा सकता है। इन दो बिंदुओं के बीच में अनंत प्रमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार अप्रमेय संख्याएं जैसे कि हमारी √2, √3 हमारी 1 और 3 के बीच में कहीं भी इसका बिंदु हो सकता है और √2 कहीं ना कहीं आएगा। तो √2 और √3 अप्रमेय संख्याएं होंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं में प्रमेय और अप्रमेय संख्या शामिल होती हैं। तो चलिए हम रियल नंबर से संबंधित अगले प्रमेय में आते हैं, जिसका कि नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसके द्वारा हम HCF और LCM भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारा दिया है 66 हमारी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। इसको हम अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम 66 के गुणनखंड करें तो हम 2 से गुणनखंड करेंगे तो हमारा 33 आएगा और 3 से हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 11 आएगा। 11 से हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे 66 यानी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में हम लिखेंगे तो 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल 220 अब हम 420 के गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे 420 को 2 से गुणनखंड करेंगे तो 210 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 105 आएगा। 3 से करेंगे तो 35 आएगा। 5 से करेंगे तो 7 आएगा। 7 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार हम 420 के गुणनखंड लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो इस प्रकार इससे हम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से समझेंगे। HCF का फुल फॉर्म हमारा होता है हाई कॉमन फैक्टर और LCM का हमारा फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF निकालने के लिए जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 66 और 420 जो कि पिछला एग्जाम्पल है, उसी से हम इन दोनों को भी समझेंगे। तो 66 के हमारे गुणनखंड क्या आए थे? 2, 3, 11
और हमारे 420 के गुणनखंड आए थे 2, 2, 3, 5, 7। तो हमारा इसमें HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर, यानी यदि हमारा यहाँ 2 है और हमारा यहाँ भी 2 है तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्या कौन सी संख्या है इसमें कॉमन, हमारी 3 है और इसमें भी हमारी 3 है, तो हमारा और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हमारा 11 है इसमें, हमारा इसमें 11 है, इसमें नहीं है, तो हमारा ये हम नहीं लेंगे। और ये इसमें 5 है, इसमें भी 5 नहीं है, तो हम इस 5 को भी नहीं लेंगे। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर, यानी 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो हमारा HCF 2 गुना 3 यानी कि 6 हो जाएगा। तो हमारा HCF कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसी LCM का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। LCM में आपकी सारी संख्याएं आ जाती हैं, जिसमें जो ज़्यादा संख्या होंगी उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे हमने LCM 66 420 के गुणनखंड किए हैं, जिसमें 66 के गुणनखंड आए हमारे 2, 3, 11 और ये 420 के हैं। तो इसमें हमारा LCM क्या होगा, यानी सारी संख्याएं जो हमारी इसमें आ जाएंगी, लेकिन जो कॉमन जो हमारी ज़्यादा वाली संख्या होगी वो भी हमारी इसमें ऐड होगी। जैसे हमारा इसमें 2 है, इसमें 2 बार 2 बार है, तो इसमें हमारा 2 और 2 आ जाएगा। 3 और 3 इसमें एक बार आ जाएगा। 11 है, 11 आ जाएगा। 5 है, 5 आ जाएगा। 7 है, 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा LCM 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 7 गुना 11 हो जाएगा। और इसका हम पूरा गुणा करेंगे तो 4620 आएगा। इसी प्रकार आप HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। आपकी प्रश्नावली में इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे सब आप इसी प्रकार आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम LCM और HCF से संबंधित एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। LCM और गुणे HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब हम इस एग्जाम्पल से आपको इस फॉर्मूले को बताएंगे। तो हमने माना पहली संख्या हमारी 66 है, दूसरी संख्या हमारी 420 है, HCF बराबर हमारा 6 है, तो हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM इसका फॉर्मूला क्या हो, अभी हमने पढ़ा LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमारा इसमें क्या दिया गया, पहली संख्या दी गई है और दूसरी संख्या दी गई है और हमारा HCF दिया गया है। तो LCM गुणे HCF हमारा कितना दिया गया, 6 दिया गया है। और पहली संख्या हमारी क्या दी गई है, 66 दी गई है और दूसरी संख्या हमारी दी गई है 420। तो हम इससे LCM ज्ञात कर लेंगे। तो LCM बराबर हमारा हो जाएगा 66 गुणे 420/6। तो हमारा LCM क्या हो जाएगा, 6 से 6 को कैंसिल करेंगे, 6 को कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और गुणे 420 तो हम इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4620। तो हमारा LCM क्या हो जाएगा, 4620। आपकी प्रश्नावली में इसी तरह के क्वेश्चन आप इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को लेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिद्ध करो √2 अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि √2 हमारी अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। तो हम मान लेंगे, माना √2 हमारी परिमेय संख्या है, हम इसको √2 को मान लेंगे परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या √2 बराबर हम मान लेंगे A/B, और जिसमें A और B क्या होती है, सहभाज्य होती हैं। सहभाज्य का मतलब क्या होता है, मतलब A और B हमारी सिर्फ एक से कटे, एक के अलावा ये किसी और संख्या से नहीं कट सकता। जैसे यदि हमारा 2/3 है तो हमारा ये 2 भी हमारा 1 से कटेगा और 3 भी हमारा 1 से ही कटेगा। और 2 से यदि काटेंगे तो ये 2 कट जाएगा, लेकिन हमारा 3 नहीं कटेगा। तो इसलिए हमारा ये सहभाज्य संख्या सहभाज्य क्या होता है, हमारा होता है जो हमारी एक संख्या से कटे उसको हम सहभाज्य
सहभाज्य कहेंगे। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये √2 और ये b का मल्टीपल होगा तो √2b = 1। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √2b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, √2b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर = 1 का a का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर b स्क्वायर = a स्क्वायर। तो हमारा √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा 2b स्क्वायर = a स्क्वायर। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ हमारा 2 यहाँ आ जाएगा तो मतलब 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा। 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 हमारा a स्क्वायर को विभाजित, क्योंकि हमारा यहाँ भाग में जाएगा ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हमारा 2 को विभाजित करेगा। तो हमारा जब 2 हमारा a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो हमारा 2 हमारा a को भी विभाजित करेगा। तो हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम आगे क्या देखते हैं, अब हम a बराबर 2c मानेंगे। तो c हमारी कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। समीकरण 1 में इसको रख देंगे हम, तो हमारा 2b स्क्वायर और a की जगह हम क्या रख देंगे, 2c रख देंगे। तो हमारा a स्क्वायर की जगह रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर। तो हमारा 2b स्क्वायर = हो जाएगा 4c स्क्वायर। तो हमारा b स्क्वायर = कितना होगा, ये 2 और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 2 बचेगा। तो b स्क्वायर = हो जाएगा हमारा 2c स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 2c स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हमारा नीचे जाएगा, तो यानी कि 2 भी हमारा b स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 2b स्क्वायर जब हमारे इसको विभाजित करता है तो 2 भी b को विभाजित करेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है कि हमारा a स्क्वायर और b स्क्वायर हमारा 2 से विभाजित होता है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से 2a और b दोनों को विभाजित करता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने √2 को 1/2 में सहभाज्य माना था। यानी सहभाज्य इसका एक से के अलावा किसी से ही इसका भाग नहीं जाता है। लेकिन हमारा इसमें विरोधाभास आ गया, हमारा 2 से a विभाजित हो रहा और b को भी विभाजित कर रहा है। तो इस कारण यह हमारा विरोधाभास इसमें गलत कल्पना के कारण आ रहा है। तो इसलिए हमारा √2 एक अपरिमेय संख्या हो, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में 100% एक ज़रूर आता है। इसीलिए आप इसी प्रकार जैसे √3, √5, √7 को भी इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अंकिता मैथ क्लासेस में आपको क्लास 10 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल में जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें।